फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं पर्यावरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे पर्यावरण अर्थशास्त्र ज्योग्राफी कहीं भी आप फिट कर सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है जैविक कृषि। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि जैविक कृषि के सुर्खियों में रहने का कारण क्या है, इसके संबंधित प्रावधान क्या क्या सा है, जैविक कृषि कहते किसे हैं, इसके लाभ क्या है, इसके चुनौतियाँ क्या है, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास क्या है, और इसके बाद हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आगे इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो आइए एक एक करके इन मुद्दों को हम देखने का प्रयास करते हैं कि सुर्खियों में बने रहने का क्या कारण है। तो हाल ही में सहकारी समितियों के जरिए जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के जैविक खाद्य उत्पादों को भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के नाम से जारी किया है। तथ्य है कि भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 6 जैविक या ऑर्गेनिक उत्पाद जारी किए गए। ये उत्पाद हैं अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूरी चावल। फिर से जान लेने का प्रयास करेंगे 6 चीज़ों को इनमें शामिल किया गया है। अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूरी चावल। NCOL के तहत शुरू किए गए सभी जैविक उत्पादों के लिए खुदरा दुकानों का एक नेटवर्क भी जैविक उत्पादों के लिए मंच की उदाहरण के साथ लॉन्च किया गया, अवधारणा के साथ लॉन्च किया गया। NCOL भारत सरकार द्वारा स्थापित 3 नई सहकारी समितियों में से एक है। अन्य 2 सहकारी समितियां हैं राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एवं राष्ट्रीय स्तर की बहु राज्य सरकारी बीज समिति, जो निर्यात और प्रमाणित बीज के क्षेत्र में कार्य करती है। तो ये रहा अब तक करके जैविक कृषि सुर्खियों में बने रहने के क्या कारण हैं और इस लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जैविक कृषि है क्या। जैविक कृषि के तहत जैव विविधता, जैविक चक्र एवं मृदा की जैविक गतिविधि को बेहतर बनाने के साथ साथ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत खेतों में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों जैसे ऑफ फार्म इनपुट्स आदि के बजाय गोबर की खाद, जैविक खाद, फसल चक्र, बैक्टीरियल कल्चरल आदि ऐसे ऑन फार्म इनपुट्स का प्रयोग किया जाता है। इससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है तथा उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जैविक खेती का पर्यावरण को क्या लाभ है। तो हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, मृदा की उर्वरता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है, कार्बन प्रच्छादन के जरिए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक है। इस पद्धति में मृदा का अपरदन कम होता है, जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलती है, जैव विविधता को बनाए रखने और सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि होती है, पशुओं के लिए रसायन मुक्त पोषक चारागाह उपलब्ध कराती है इत्यादि। डेटा बैंक है एक रिपोर्ट हम जानने का प्रयास करते हैं। आप कहीं भी आंसर लिखते टाइम कोई भी रिपोर्ट या किसी भी रिपोर्ट दे दीजिए, किसी एक्ट का प्रावधान दे दीजिए, कुछ भी ऐसा देते हैं तो आपका नंबर इंक्रीज होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दुनिया में जैविक कृषि करने वालों किसानों की सबसे अधिक संख्या 44.3 लाख भारत में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 तक भारत में 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जैविक कृषि की जाती थी। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि के तहत प्रमाणित क्षेत्र के मामले में भारत 6वें स्थान पर है। तो ये कुछ डाटा थे जिसे आप अपने आंसर में देने का प्रयास जरूर करेंगे कि जैविक कृषि से किसानों को क्या लाभ है। तो इनपुट खाद, बीज, कीटनाशक संबंधी लागत को कम करती है, रसायन रहित उपज के कारण ग्राहकों को अधिक आकर्षित करती है, चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अधिक सहनशील होती है आदि। उपभोक्ताओं के लिए लाभ, स्वास्थ्य वर्धक उच्च पोषण गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराती है। जैविक कृषि बनाम प्राकृतिक कृषि, यद्यपि जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि दोनों कुछ पहलुओं जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करने पर बायोमास प्रबंधन और जैविक पोषक तत्व पुनर्चक्रण का उपयोग करने, फसल चक्र को प्रोत्साहित करने आदि के मामले में लगभग समान है। हालांकि वे कुछ पहलुओं में दोनों में कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती है।
इनके बीच हम कुछ अंतर को इस तरह देख लेते हैं। जैविक कृषि, खेतों में बाहर तैयार किए गए कार्बनिक एवं जैविक खाद जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक कृषि, कृषि भूमि पर किसी भी तरह के बाह्य इनपुट का उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात इस पद्धति में खेत बाहर तैयार किए गए किसी भी रासायनिक एवं जैविक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके तहत खेतों पर ही मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों और केंचुओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को प्रोत्साहित कर धीरे धीरे मृदा के पोषक तत्वों में वृद्धि की जाती है। जैविक कृषि, खनिज तत्वों के उपयोग के माध्यम से कृषि भूमि के सूक्ष्म पोषक तत्वों में सुधार किया जाता है। प्राकृतिक खेती, इस पद्धति में खेती में किसी भी तरह के खनिज तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक कृषि, इसमें जुताई, मृदा का पलटना और खरपतवार निकालने के लिए निराई जैसे कार्य किए जाते हैं। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाविधि को अपनाया जाता है, इसलिए जुताई, मृदा को पलटना और खरपतवार निकालने के लिए निराई जैसे कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जैविक कृषि के समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो उच्च इनपुट लागत और कम पैदावार, पारंपरिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि को अपनाने पर शुरुआती वर्षों में खेती की लागत काफ़ी अधिक हो जाती है एवं उत्पादन भी कम होता है। अकुशल आपूर्ति श्रृंखला, जैविक खाद्य उत्पादों की मार्केटिंग और उनके वितरण के लिए बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का अभाव भी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे, इसमें जैविक उत्पादों को बेचने के लिए एक से अधिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता, प्रमाणीकरण संबंधी जटिल और महंगी प्रक्रियाएं और प्रमाणीकरण वाले तृतीय पक्षों की अपर्याप्त संख्या आदि शामिल है। सरकार द्वारा सीमित मात्रा में सहायता, जैविक कृषि के लिए आवश्यक कृषि इनपुट्स विशेषकर जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों के लिए सरकारी सहायता बहुत सीमित है। जागरूकता का अभाव, भारत के किसान जैविक कृषि की अवधारणा और इससे होने वाले लाभों से अनजान है। इसका कारण यह है कि किसान जैविक फसलों के उत्पादन से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकियों, खाद प्रबंधन, कीट नियंत्रण और इससे प्राप्त होने वाले लाभ को भली भांति परिचित नहीं है। की संभावनाएं के रूप में हम देखते हैं कि सूचना और संचार उपकरणों का उपयोग करके फार्मर फील्ड स्कूलों के जरिए ऑन फार्म इनपुट का उत्पादन करने के लिए किसानों को एकजुट और प्रशिक्षित करना चाहिए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करते हुए जैविक खेती के लिए आवश्यक इनपुट्स के स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाना चाहिए। इसके लिए संबंधित प्रक्रियाएं सरल बनाने, किसानों को प्रमाणीकरण हासिल करने में मदद करने और प्रमाणन एजेंसियों की संख्या एवं उस तक पहुँच बढ़ाने इत्यादि जैसे कार्य किए जाने चाहिए। सरकार सब्सिडी का संबंधी छूट आदि के जरिए जैविक कृषि की आवश्यक इनपुट्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कंपोस्टिंग तकनीक के संबंध में छोटे स्तर के विनिर्माताओं और उद्यमियों गुणवत्ता संबंधी आश्वासन और उत्पादन को बढ़ाने के लिए खाद के विपणन और बिक्री हेतु आवश्यक क्षमता निर्माण में निवेश करना चाहिए। जैविक कृषि में मदद करने में सहकारी समितियों की भूमिका भी रही है, जो इस प्रकार है। किसानों को प्रमाणित और विश्वसनीय जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने में, जैविक उपजों के जरिए एक समर्पित मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम का विकास करने और उन्हें बनाए रखने में, जैविक कृषि करने वाले किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके क्षमता निर्माण में, जैविक कृषि करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में और वैश्विक बाजार में जैविक उत्पादों की पहुंच और मांग को बढ़ाने में। ये तो प्रयास था। अब हम देखते हैं कि भारत में जैविक प्रमाणीकरण की व्यवस्था क्या क्या की गई है। तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, इसके तहत जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने वाली प्रक्रिया में एक स्वतंत्र संगठन जैविक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण उत्पादन प्रक्रियाओं, प्रसंस्करण, हैंडलिंग, परिवहन आदि की समीक्षा करता है। इसका प्रबंधन एवं संचालन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। NPOP के तहत प्रमाणित उत्पादों को निर्यात एवं आयात सहित घरेलू बाजारों में कारोबार किया जा सकता है। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, यह स्थानीय रूप से प्रासंगिक गुणवत्ता आश्वासन संबंधी एक पहल है। यह जैविक उत्पादों से जुड़े उत्पादक और उपभोक्ता सहित सभी धारकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है तथा तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण व्यवस्था से अलग रहकर कार्य करती है। कार्यान्वयन, इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। जैविक भारत लोगो,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर इन लोगों को लगाने की शुरुआत की है। यह लोगों को पहचान चिन्ह है जो जैविक उत्पादों को गैर जैविक उत्पादों से अलग करता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पहले भी हैं, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना। यह जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर पद्धति पर आधारित कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, इसके तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित किया गया है। इसका मकसद देश में जैविक फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को संस्थागत सहायता और सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना। यह योजना का उद्देश्य जैविक फसलों के उत्पादकों को उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इनपुट से लेकर बीज प्रमाणीकरण तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास को सुगम बनाना है। ऑर्गेनिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यह किसानों को खुदरा एवं थोक खरीदारों से सीधे जोड़ता है। बजट 2023 के अनुसार सरकार अगले 3 वर्षों के दौरान 10 मिलियन किसानों को प्राकृतिक कृषि उत्पाद अपनाने में सहायता प्रदान करेगी। राज्य स्तरीय पहले, केरल सरकार का जैविक कृषि मिशन। इसके तहत प्रदेश में हर साल जैविक खेती के रकबे में 1000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह अगले 5 साल में केरल में जैविक खेती के रकबे को बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिक्किम दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है। ये 2 पहल और बचे हुए कि जैविक कृषि के सिद्धांत क्या हो सकते हैं, और एक मैंने डिस्कस किया था NCOL अर्थात नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नेशनल और कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड क्या है? इसकी उत्पत्ति या स्थापना वर्ष 2023 में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 के तहत की गई थी। इसका लक्ष्य देश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को एक मंच प्रदान करना और उनके उत्पादों को मार्केटिंग की व्यवस्था करना। इसे संयुक्त रूप से निम्न संस्थाओं द्वारा प्रमोट किया गया है, जैसे अमूल, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड NAFED, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC। इसका कार्य भारत में जैविक उत्पादों की बिक्री करेगा और बाद में अन्य देशों में भी इसकी बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके सदस्य केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित कोई भी सहकारी समिति या व्यक्तियों का संघ NCOL के सदस्य बन सकता है। तो ये रहा ओवरऑल जैविक कृषि के बारे में जो हमने बताया। तो मुझे लगता है कि जैविक कृषि से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपके छूटने का प्रयास बहुत ही कम रहेगा। इसी के साथ हम अपने टॉपिक को यहाँ रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।